नमस्कार साथियों, आपका आर.के.एम स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस के एमसीक्यू बेंच की। और जिन जिन साथियों ने लाइक किया है, कमेंट किया है, सब्सक्राइब किया है, उन सभी का भी हम धन्यवाद करते हैं। और आज हम साइंस के 15 क्वेश्चनों की बात करेंगे। साथ में ही कल जो दो प्रश्न थे उनका भी हम चर्चा करेंगे। साथ में लास्ट के अंदर 2 प्रश्न और आज दिए जाएंगे जिन्हें आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलो हम समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर जो पहला है, प्रश्न नंबर पहला, स्वपोषी पोषण का उदाहरण बताओ। यानी प्रश्न नंबर पहला क्या बता रहा है, स्वपोषी पोषण के उदाहरण बताओ। तो हमें जैसा कि पता है स्वपोषी पोषण कौन सा होता है, स्वपोषी पोषण कौन सा होता है, स्वपोषी जो पोषण होता है कौन सा होता है। स्वपोषी पोषण वो पोषण होता है जिसके अंदर हम बिना किसी दूसरे प्राणियों पर, बिना किसी पे आश्रित रहे बिना हम अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो स्वपोषी के अंदर कुत्ता तो क्या होगा, दूसरों पे आश्रित रहेगा। गाय भी घास खाती है तो ये भी दूसरों पे आश्रित होगी। लेकिन पेड़ पौधे होते हैं वो दूसरों पे आश्रित नहीं रहते हैं, ये स्वयं ही करते हैं। यानी जमीन से क्या ले लेते हैं, खनिज लवण ले लेते हैं, और जो आपके सूर्य से प्रकाश लेके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। आगे वाला प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल जंतु, पक्षी, अमरबेल, तो इनमें नहीं पाया जाता। सिर्फ पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। देखो जंतु क्या होते हैं, जंतुओं में तो जंतु और पक्षी हो गए, इनमें तो क्लोरोफिल हो ही नहीं सकता। लेकिन अमरबेल में भी नहीं पाया जाता। अमरबेल क्या होती है, परजीवी होती है। परजीवी होती है, ये दूसरों पे क्या होती है, आश्रित रहती है। अमरबेल क्या होती है, परजीवी होती है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। अब इसी साथ में हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न 3, राइजोबियम जीवाणु का स्थान कहाँ है। यानी राइबोजियम जीवाणु स्थान है, यानी राइबोजियम जीवाणु कहाँ पाया जाता है। तो जड़ में, तना में, फूल में, ठीक है। और ये जो 2 जड़ दे दी, यानी हम ये दोनों ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि तना और फूल में नहीं होता है। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है। कौन सी, किसके जड़ में, मटर के पौधों की जो जड़ होती है उसमें पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाया जाता है, मटर के पौधों में पाया जाता है। मटर के पौधे होंगे उसके जड़ में पाया जाएगा राइजोबियम जीवाणु। आगे वाला प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। परभाषी वस्तु किसे कहते हैं, पारभाषी या परभाषी वस्तु जिसके आर पार देख सकते हैं वो तो क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा पारदर्शी। यानी जिसके हम आर पार देख सकते हैं वो तो हो गया पारदर्शी। जिसके आर पार नहीं देख सकते वो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। और जिसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है वो क्या हो जाएगा, आपका परभाषी। जिसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर नंबर सी, यानी सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 4 का सी इज करेक्ट आंसर। अब प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। आगे वाले प्रश्न नंबर 5, कपास प्राप्त होती है। कपास मतलब प्राप्त किससे होती है, फल है, जड़ है, तना है या पुष्प है। तो ये क्या होती है, एक फल होती है। यानी कपास क्या होती है, फल होता है। यानी 5वें में ए इज करेक्ट आंसर। ए है जो करेक्ट आंसर है 5वें में, कपास फल से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 6, मूंज एक प्रकार का पादप है। मूंज क्या है, एक प्रकार का पादप है। क्या ये बेल है या पेड़ है या इसमें से कोई नहीं। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का घास होता है। इस 6 का करेक्ट नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये इस प्रकार की है कि इस प्रकार से घास होती है,
ठीक है, जो पाई जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या था, ये गलत है। यानी भेड़ के बाल कटाई के बाद धोने को क्या कहते हैं? यानी जो भेड़ के होंगे, भेड़ के यदि हम बाल काट लेते हैं, काटने के बाद उनको धोना हो तो इसे क्या कहते हैं? अपमार्जक, अभिमार्जन, धोना या नहाना, क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं साइंस की भाषा में अभिमार्जन। अभिमार्जन का मतलब होता है भेड़ के अंदर जो ऊन के अंदर मिट्टी, रेत जो फंसा होता है उनको बाहर निकालने की जो विधि होती है उसे ही अभिमार्जन कहते हैं। अपमार्जन क्या होते हैं? अपमार्जन क्या होते हैं कि ये एक प्रकार के क्या आते हैं, यानी ये क्या आते हैं अपमार्जक, यानी जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, अघोरा नस्ल की ऊन प्राप्त होती है। अघोरा नस्ल की जो ऊन है भेड़ से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो अघोरा नस्ल की जो ऊन है वो बकरी से प्राप्त होती है। किससे से प्राप्त होती है? बकरी से। ये बकरी से प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसमें से ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, अघोरा नस्ल की बकरी सर्वाधिक पाई जाती है। अघोरा नस्ल की सर्वाधिक बकरी पाई जाती है, क्या पंजाब में पाई जाती है, हरियाणा या राजस्थान या जम्मू कश्मीर? तो अघोरा नस्ल की सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। डी इज करेक्ट आंसर। यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कौन सी अघोरा नस्ल की जो बकरी है वो सर्वाधिक पाई जाती है। अघोरा नस्ल की जो ऊन होती है वो सर्वाधिक अच्छी ऊन होती है। सर्वाधिक जो अच्छी ऊन होती है वो कौन सी होती है? अघोरा नस्ल की ही ऊन होती है, वो सर्वाधिक अच्छी होती है। प्रश्न नंबर हम 10 की बात करते हैं। पश्मीना शालें बनाई जाती है। पश्मीना शाल जो हमें सर्दी के अंदर काम आती है, शॉलें, उसे पश्मीना शाल कहाँ बनाई जाती है? ये किससे बनाई जाती है? अगोरा ऊन से बनाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगोरा ऊन। और अगोरा ऊन कहाँ बनती है? जम्मू एंड कश्मीर से। जे एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से प्राप्त होती है। अगोरा से, ये बकरी से प्राप्त होती है हमें, ठीक है। और इसके बकरी के क्या होते हैं? लंबे लंबे बाल होते हैं, और जिससे हमें क्या मिलती है? पश्मीना शाल बनाने के लिए उत्तम प्रकार की क्या मिलती है हमें? ये आपकी ऊन प्राप्त होती है। आगे प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। रेशम के उत्पादन करने वाले राज्य। रेशम के उत्पादन करने वाले राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो यानी ये सारे क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं किसका? रेशम का। तो रेशम के उत्पादन करने वाले क्या हो जाएंगे? उपयोग सभी। डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। और ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कर्नाटक प्लस आंध्र प्रदेश ए, और प्लस तमिलनाडु टी, तमिलनाडु। ये तीनों के तीनों राज्य भारत का 90% रेशम उत्पादन करने वाले राज्य हैं। 90% जो रेशम है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 12, पदार्थ की अवस्था होती है। पदार्थ की अवस्था होती है ठोस, द्रव और गैस, उपयोग सभी। अर्थात क्या होती है इसमें? क्या चाहिए? डी इज करेक्ट आंसर। यानी जो पदार्थ की अवस्था होती है वो सारी होती है, यानी ठोस अवस्था भी होती है, द्रव अवस्था भी होती है, गैस अवस्था भी होती है। इसके अलावा ये क्या होता है? प्लाज्मा रूप में भी होता है। और इस प्रकार से ये इनकी लगभग 5 होती है, 5 अवस्थाएं होती है। लेकिन हमें ये 3 अवस्थाएं दी है, तो तीनों इज करेक्ट आंसर है, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, कोशिका की खोज की गई थी। कोशिका की जो खोज की गई थी 1665 ईस्वी के अंदर की गई थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 ईस्वी के अंदर, 1665 ईस्वी के अंदर रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। प्रश्न नंबर 14, सबसे बड़ा एक कोशिकी कोशिका संरचना, यानी एक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका संरचना। तो ये क्या हो जाएगा? शतुमुर्ग का अंडा हो जाएगा, जो एक कोशिकीय होता है, यानी शतुमुर्ग का अंडा। शतुमुर्ग का जो अंडा है वो एक कोशिका होता है, और ये लगभग 130 यानी 170 × 130 का होता है। 170 × 130 सेंटीमीटर का होता है ये इसका
तो ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय संरचना है, सबसे बड़ी। और अंडों में सबसे बड़ा अंडा भी किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर जो 15 बड़ा आसान है, ऐसे अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो अमीबा की आकृति, अमीबा की आकृति गोल, चपटी, अनिश्चित या त्रिकोण कैसी होती है? अमीबा की आकृति कैसी होती है? अनिश्चित होती है, यानी अमीबा अपना आकार बदलती रहती है। अमीबा होती है वो अपना आकार क्या बदलती रहती है, आकार अपना क्या करती है? आकार चेंज करती रहती है, आकार अपना बदलती रहती है। तो इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, इसलिए इसकी आकृति कैसी होती है? अनिश्चित होती है। 15 नंबर में सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम, तो हमारे पास में कल वाले 2 प्रश्न दिए थे। एक तो मैंने पूछा था मगरमच्छ किस प्रकार का प्राणी है? एक लौंग के खाने योग्य है भाग। तो मगरमच्छ किस प्रकार का प्राणी है? मगरमच्छ होता है मांसाहारी होता है, मांसाहारी होता है, ये मांस का सेवन करता है, अर्थात इसमें ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। इसके आगे वाला दूसरा प्रश्न मैंने एक पूछा था, लौंग में खाने योग्य भाग। लौंग में खाने योग्य भाग क्या होता है? लौंग होता है एक पुष्प, तो लौंग में खाने योग्य भाग क्या होगा? पुष्प होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ में हमने 15% MCQ का देखे, और 15% हमने MCQ बेंच के देखे, और 2 प्रश्न जो कल दिए थे उनको भी देखा। और अब इसी के साथ में हमने जो हमें 2 नए आज के लिए नया प्रश्न है, इन प्रश्नों को कल आपको इसके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। इन दोनों के, हवा क्या एक है और सजीव और निर्जीव के गुण पाए जाते हैं? यानी सजीव, हवा एक क्या है? सजीव है, निर्जीव है, दोनों ही हैं, या सजीव और निर्जीव के गुण पाए जाते हैं? जीवाणु होता है, विषाणु होता है, कवक होता है, या सभी होते हैं? इनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखने हैं। तो अपने जो आंसर हो वो इस कमेंट बॉक्स में लिखें, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।